अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जामिनेशन पॉइंट वैसे देखा जाए तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता। और इसके अलावा अगर इसको देखा जाए, अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। कोई तकरीबन 10 करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, तकरीबन 10 करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये वाली चीज़ें अगर होंगी तो वो चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगी, अगर ये वाली चीज़ें नहीं हैं तो वो चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन की। देखो हर एक जो पॉइंट होगा ना उसमें दो बातें लिखनी है हमने। ओरिजिन का मतलब पता है ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं। मतलब उर्दू में कहूँ तो कहेंगे वकू। क्या लिखेंगे? वकू। वकू का मतलब होता है ये चीज़ें पाई कहाँ कहाँ पे जाती हैं। दो चीज़ों के दरमियान बेसिकली पूरे कंपैरिजन है। जितने भी हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, एक बात करेंगे ऑर्गेनिक के लिए और एक बात करेंगे इनऑर्गेनिक के लिए। जो बात ऑर्गेनिक के लिए करेंगे बिल्कुल उसका ऑपोजिट साइड पे हम इनऑर्गेनिक के लिए करेंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिंदा चीज़ों में पाए जाते हैं, मसलन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, most of organic compounds are present in living organism। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं, ब्रैकेट में आपने डाल के प्लांट्स, एंड ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके बाद ओरिजिन अगर देखा जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं तो कहते हैं ये मिनरल के अंदर पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं, आर प्रेजेंट इन मिनरल्स। अच्छा, ये मिनरल से क्या मुराद है? मिनरल्स होते हैं मादनियात कहते हैं उर्दू में। जिस तरह NaCl है, ये कानों में पाया जाता है, सही। पत्थरों वगैरह में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं मिनरल्स का। कुछ मिनरल ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, सही है। तो ये वाली चीज़ें होगी हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। इसको याद रखिए, करैक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये खासियत है कि जिंदा जानवरों में पाए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली मिनरल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जिंदा जानवरों में इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात की जाए वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन को उर्दू में सही अल्फाज देखा जाए जो लफ्ज़ बनता है वो है तरकीब। क्या लफ्ज़ है? तरकीब। तरकीब का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अच्छा, आपने चीज़ पढ़ी हुई है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स को 200 में डिवाइड कर दो। 116 एलिमेंट एक साइड पर रखो और 2 एलिमेंट एक साइड पर रखो। 2 एलिमेंट्स कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। ये बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जबकि 116 एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है भाई, ये बात याद रखिएगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये मुश्तमिल होते हैं, आर कॉन्सिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, etc। एंड और एक जो चीज़ आपने खुसूसन याद रखनी है, कार्बन एटम इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। कार्बन एटम इज एसेंशियल, मतलब कार्बन एटम इनमें लाजमी होगा। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जुज। मतलब इन कंपाउंड में कार्बन एटम तो लाजमी होगा, बाकी कोई चीज़ हो या ना हो, सही है। कार्बन लाजमी, बाकी इनके साथ कोई इन एलिमेंट के एटम के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर में से कोई भी चीज़ मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकती है। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ CH4, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH4
4, इस तरह CCl4 ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही, अब ये देखो ये वाली चीज़ हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसमें कार्बन लाजमी है, जिसमें कार्बन लाजमी हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं या फिर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो इनऑर्गेनिक है, वो मैंने बता दिया आपको, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, कार्बोनेट आयन आ जाते हैं और बाइकार्बोनेट आयन आ जाते हैं। सही, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन की। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन देखी जाए तो देखो, इन एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपसे मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर्म बना रहे होते हैं, फॉर्म्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट मास वाई, एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, जिसका हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड मिलकर बनते हैं उसको नाम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन का, एंड देयर डेरिवेटिव्स और इनके माखिज का, मतलब हाइड्रोकार्बन और इनके माखिज के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम नाम दे रहे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या नाम दे रहे होते हैं इनको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हो गई हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है तरकीब, मतलब वो चीज़ बनी किन किन एलिमेंट्स के मिलने से हुए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है यह है कोवलेंट लिंकेज। कोवलेंट लिंकेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा बॉन्ड होगा कोवलेंट, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक होता है। नॉर्मली आयनिक बॉन्ड होगा। सही है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवलेंट बॉन्ड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, यूजुअली हैव, अमूमन रखते हैं, यूजुअली हैव आयनिक बॉन्ड, अमूमन इनमें आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। और ये बात हमेशा एक्यूरेट नहीं होगी, मैं जो भी बात यहाँ पे लिखता हूँ ना, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, वो जनरल होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बात फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाली बात फॉलो करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, HCl में कोवलेंट बॉन्ड होता है लेकिन इनऑर्गेनिक है। हालांकि हमें यहाँ बात क्या लिखी है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली हैव आयनिक बॉन्ड। मैंने वर्ड यूजुअली लिखा, यूजुअली का मतलब होता है अमूमन ये रखेंगे, हाँ इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है मैक्सिमम में आयनिक बॉन्ड ही होता है। NaCl, MgCl2, AlCl3, सही है, ये सारे के सारे हमारे पास आयनिक बॉन्ड वाले हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बात हमने यहाँ पे लिखनी है वह है सोलोबिलिटी। सोलोबिलिटी कहते हैं हल होने की सलाहियत को। अच्छा, इससे नेक्स्ट जितने भी हमने पॉइंट लिखने हैं ना, दो चीज़ों को याद रखिएगा। एक पेट्रोल, मैं एक बीकर में पेट्रोल ले लेता हूँ, सही है, और एक साइड में मैंने नमक ले लिया। ये क्या है? मेरा साल्ट, आम खाने वाला नमक है, और ये वाला मेरे पास पेट्रोल है। देखिए मेरे पास पेट्रोल है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसमें जो बॉन्ड होता है कोवलेंट होता है। इसमें आपको आम खाने वाले नमक में NaCl होता है, और NaCl की एग्जांपल आपने आयनिक कंपाउंड में बड़े अच्छे तरीके से 9th क्लास में पढ़ी हुई है। तो इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि इसमें कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, बात करनी है सोलोबिलिटी की। सोलोबिलिटी होती है हल होने की सलाहियत। कोई चीज़ किसी चीज़ में हल हो जाता है, नहीं होता। अगर मैं पेट्रोल को उठा के पानी में डालूँ, क्या ये हल हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, अगर पेट्रोल को उठा के वो मिट्टी का तेल ले लो, उसमें डालो, हल हो जाएगा। पेट्रोल को लेके मोबाइल में डालो, हल हो जाएगा। पेट्रोल को लेके डीजल में डालो, हल हो जाएगा। सही है, लेकिन अगर मैं साल्ट को लेके पानी में डालूँ तो हल हो जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। सही है, पानी में नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं, ये दोनों आपस में हल नहीं होंगे। साल्ट और पेट्रोल दोनों आपस में हल नहीं होंगी। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक। उस प्रिंसिपल के मुताबिक क्या था? पोलर चीज़ें में हल होती हैं, नॉन पोलर चीज़ें में। पोलर और नॉन पोलर आपस में हल नहीं होते हैं।
ये हमारे पास लाइक दिस और लाइक प्रिंसिपल था, 3 बातें उसने कही थी। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो ये अमूमन पानी में नहीं, अमूमन मैं फिर बात कर रहा हूँ अमूमन, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह पे मौजूद हैं, सही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली insoluble in water, insoluble in water, but लेकिन they are soluble in organic solvent। इन अलग लिखना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अलग है, इस तरह इकट्ठा करके लिखोगे बात बिल्कुल उलट हो जानी है। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। सच एज, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अभी नाम याद रख लोगे, आगे आपको काम आएंगे इंशाल्लाह। सच एज बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम CCl4 कहते हैं, ये आगे जाकर पढ़ना भी है, वहाँ पे ना फार्मूला लिखा हुआ है टेट्राक्लोराइड, इसका फार्मूला आता है CCl4। इसके अलावा ईथर, ETC, ये चंद एक कंपाउंड है जो क्या होता है जी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ज़मरे में आ रहे होते हैं। इसके बाद आ जाओ हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पे हल हो जाएंगे, पानी में हल हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं आर सोलेबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। लो जी हमारे पास आ गई जी सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ करनी है, सोलेबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मैं उर्दू में कहूँ ना तो इसको कहते हैं जी करंट गुजरने की सलाहियत। क्या कहते हैं, करंट गुजरने की सलाहियत। अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो अच्छा पेट्रोल में से करंट गुजरो कभी भी नहीं गुजरेगा, ये बात याद रखिएगा। पेट्रोल में से करंट नहीं गुजरता, हाँ गुजरता NaCl में से भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगर सॉलिड फॉर्म में आप NaCl को लेकर इसमें जितना मर्जी करंट गुजारते रहो कभी भी नहीं गुजरेगा। हाँ एक तरीकेकार से गुजर सकता है, आप इसका बनाओ सोल्यूशन फिर करंट गुजारो, मतलब इसका सोल्यूशन बना लो एक प्याले में, इस तरह एक तार यहाँ पर रखो और एक तार यहाँ पर रखो, इस तार में से करंट आएगा और इस तार में से बाहर जाएगा, मतलब इसमें से करंट गुजर रहा है, और जिसमें से करंट गुजरे उसको हम नाम दे रहे होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है 7 चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट का। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे रहे होते हैं। मतलब हमारे पास NaCl इज़ अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत अच्छा, आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी, बेसिकली 2 ही टाइप्स होती है, एक स्ट्रॉन्ग होता है एक वीक, और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। सही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने वहाँ पे एग्जांपल में NaCl को लाजिम पढ़ा होगा। मतलब अगर NaCl को पानी में डाल के ये इसको पिघला के रख दिया जाए तो इसमें से आसानी से करंट गुजर जाता है, जबकि पेट्रोल वगैरह में से करंट नहीं गुजरता। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। सही है, तो यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, आर नॉट good conductor of electricity in their aqueous and solution form लो जी, एक्वस का मतलब क्या होता है, चलो जी AQUEOUS है। अच्छा एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके पानी में हल कर दो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो एक्वस सोल्यूशन है। मतलब पानी के अंदर जो भी चीज़ हल करके सोल्यूशन बनाते हैं वो हमारे पास कहलाता है एक्वस सोल्यूशन। कहता है जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेशक आप उसको पिघला लो या फिर उसको एक्वस फॉर्म में ले जाओ, एक्वस एंड देयर सोल्यूशन, सॉरी एक्वस फॉर्म एंड और इन मॉल्टन फॉर्म। मॉल्टन का मतलब क्या होता है, मॉल्टन फॉर्म, पिघली हुई हालत में। मतलब बेशक उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सर शुगर है,
शुगर बेशक आप पिघला लो, बेशक पानी में लगा लो, करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बात बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने लिखनी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, इनमें से करंट गुजर सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट के अच्छे कंडक्टर होते हैं इन एक्वस एंड सॉल्यूशन फॉर्म, इन एक्वस एंड मॉल्टन फॉर्म, पिघली हुई हालत में और सॉल्यूशन की फॉर्म में इनमें से करंट गुजर सकता है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और लास्ट तो नहीं है ये, अभी हमने कितने डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे हमारे पास है आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म के बारे में अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम हमने ना डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें क्या था जी, किसी भी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उसको हम नाम दे देते हैं आइसोमेरिज्म का। कहते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमिना ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड शो कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमिना यूजुअली या जनरली शो नहीं करते। सही है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब सिंपल बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है स्टेबिलिटी। क्या चीज़ है? स्टेबिलिटी। अरे स्टेबिलिटी किसको कहते हैं? स्टेबिलिटी कहते हैं इस्तेहकाम को। कोई चीज़ कितनी देर तक अपना वजूद बरकरार रख सकती है। देखो, अगर मैं पेट्रोल को और साल्ट को 2 दिन के लिए रख दूं एक ही जगह पे, क्या ये दोनों की दोनों चीज़ें इस बीकर में पड़ी रहेंगी? पेट्रोल उड़ जाएगा, जबकि साल्ट वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। अपना वजूद बरकरार रखने के अमल को हम कहते हैं स्टेबिलिटी। कि कोई चीज़ कितनी स्टेबल है, इसका मतलब है कि वो चीज़ अपना कितना वजूद बरकरार रख सकती है। तो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो यूजुअली स्टेबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो यूजुअली स्टेबल नहीं होते। यही 2 बातें हमने यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि उनमें कोवलेंट लिंकेज होती है। यही बात अगर लिखनी हो तो लिख दीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहली बात ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली, ये अमूमन यूजुअली अनस्टेबल, ये यूजुअली अनस्टेबल होते हैं। बस इतनी बात लिखेंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाएगी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात फिर दोबारा लिखेंगे। देखो, अगर मैं पेट्रोल को गर्म करता हूँ, ये तकरीबन मैं एक अंदाज़ातन कह रहा हूँ, तो ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाएगा। जबकि NaCl को गर्म करता हूँ तो ये 1413 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके उबलता है। तो आप इसे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, लो melting point and
बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, क्यों गए, इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दे हैव, क्योंकि ये रखते हैं कोवलेंट लिंकेज, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट लिंकेज, क्योंकि ये कोवलेंट लिंकेज रखते हैं और जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है वो यूजुअली उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है जी, हाई होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है बच्चे वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कहते हैं रफ्तार को, स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात याद रखनी है बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं कम या स्लो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, तेज या फास्ट। सही है, यही दो बातें लिखनी है। अब कम या स्लो क्यों होता है, क्योंकि उनमें होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड पहले देखो, अगर ये वाला रिएक्शन करता है ना किसी भी जगह पे, पहले ये कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, टूटने के बाद H+ आयन बनेगा, साथ में Cl- आयन बनता है, बाद में बॉन्ड बनते हैं। लेकिन आयनिक फॉर्म में जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, उसमें बॉन्ड पहले टूटा होता है, आयन्स की फॉर्म में होते हैं और फौरन रिएक्शन कर जाते हैं। सही, इसमें इसलिए अमूमन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। सही, जिस तरह पेट्रोल है बहुत स्लो इनके रेट ऑफ रिएक्शंस हैं। हाँ, ये फिर मैं एक बात बता दूं, मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं जनरली कर रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं है। कुछ रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बड़े तेज़ होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के तेज़ होते हैं। मसलन आप एक रिएक्शन पढ़ोगे आपने नेक्स्ट चैप्टर में, कंबस्शन भी रिएक्शन है। अब इन दोनों को आग लगाओ, किसको तेज़ी से आग लगेगी, पेट्रोल को। अब क्या कहना शुरू कर दें कि पेट्रोल का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, वो सिर्फ एक आग वाला रिएक्शन ऐसा है जो इसका तेज़ है, वो परले का काम है, स्लो है, बल्कि है ही नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी रिएक्शन हैं वो साल्ट के ज़्यादा तेज़ होते हैं, जबकि पेट्रोल वगैरह के वो स्लो होते हैं। सही है, तो यही हमने बात यहाँ पे लिखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हैव फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। लास्ट वाली चीज़ एक लिखेंगे, कंबस्टिबिलिटी। देखो, कंबस्शन से निकला है, जलने का अमल कहते हैं, एबिलिटी सलाहियत है, जलने की सलाहियत। आप देख लो इन दोनों में से किसकी जलने की सलाहियत ज़्यादा है, पेट्रोल की। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंबस्टिबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना ये क्या होते हैं, आर कंबस्टिबल। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये अमूमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आग नहीं लगती। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंबस्टिबल, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टिबल नहीं होते। ये चेक कर लो, इनमें से कम से कम आपको 3 या 4 तो लाजमी आनी चाहिए। अगर पास पेपर में उठा के देख लो, या 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है या 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अपनी मर्जी। मैं अगर आपको मेंशन करूँ ना कौन कौन से खुसूसन याद करो, भैया एक सोलबिलिटी याद कर लेना, एक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कर लेना, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर लेना और एक सोलबिलिटी कर लेना। ये 4 है मेरी तरफ से मेंशन, इनको लाजमी कर लेना। बाकी अगर थोड़ी बहुत आपको आगे पीछे हो भी जाती हैं कोई मसला नहीं है। सही है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्लाह हाफिज़।